मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं न्यूयॉर्क के अंदर रुजा को, जो कि किसी से फोन पर बात कर रही थी। वो बोलती है कि उसकी बेटी रेचल की आंखों का ऑपरेशन उसको करवाना है जल्दी से जल्दी, जिसके लिए उसको पैसों की जरूरत है और अगर ऑपरेशन नहीं हुआ तो रेचल पूरी तरह से ब्लाइंड हो जाएगी। रुजा जिससे बात कर रही होती है वो हेल्प करने से मना कर देता है और अब वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाती है। रेचल उसके पास में आती है और उसको हिम्मत देती है, जिसके बाद में ही वो दोनों ही सोने चली जाती है। और रुजा बहुत ही ज्यादा टेंशन में थी और अपने हस्बैंड को याद करके रोने लगती है, जो कि अब उसके साथ में नहीं था। तभी थोड़ी लाइट्स वहाँ पर फ्लिकर होने लगती हैं और डोर बैंग होता है। वो जाकर चेक करती है तो बाहर उसके फादर के फ्रेंड विचाई आए हुए थे और वो रुजा को बताते हैं कि उसके फादर की डेथ हो चुकी है तो उसको वापस थाईलैंड चलना होगा। असल में रुजा की माँ बचपन में ही उसको लेकर न्यूयॉर्क आ गई थी और ऐसा क्यों है इसके बारे में हमको एंड में पता चल जाएगा। रुजा अपनी बेटे की मेडिकल रिपोर्ट्स को देखती है और रेचल के इलाज के लिए उसको पैसों की जरूरत भी थी तो वो थाईलैंड जाने के लिए एग्री हो जाती है। और ऐसा क्यों है वो भी मैं आपको बताता हूँ। अब इसी बीच में उसे एक नाइटमेयर आता है जिसमें एक लेडी उसको हॉन्ट करती है। खैर अगले सीन में रोजा रेचल के साथ में थाईलैंड आ जाती है और अपने डैड के घर पर होती है और ये घर बहुत ही बड़ा शानदार था। असल में रोजा के डैड पेकर एक बहुत ही अमीर आदमी थे जो कि एक पेंटर थे। रोजा रेचल के साथ घर में घूमती है और एक रूम के अंदर फादर, मॉम और अपने बचपन की पेंटिंग को देखती है और यही रीजन था कि वो थाईलैंड आने के लिए तैयार हो गई थी, क्योंकि उसको पैसों की जरूरत थी और वो काफी अच्छी फैमिली से बिलोंग किया करती थी। खैर अब घर की मेड डा उन दोनों को वेलकम करती है, जो कि इस घर को संभालने का काम किया करती थी शुरुआत से ही, और रुजा को भी उन्होंने ही बचपन में पाला था। बिचाई रुजा के पास आकर बोलता है कि रुजा को उसके साथ डैड के स्टूडियो में चलना होगा और वहाँ पर रुजा रेचल को नहीं ले जाना चाहती थी तो वो डा के साथ उसको घर पर ही छोड़कर स्टूडियो चली जाती है। अब वो विचाई के साथ अपने डैड की पेंटिंग स्टूडियो में आती है, जहाँ पर विचाई उसको 2 पेंटिंग्स दिखाता है और दोनों ही पेंटिंग के अंदर एक ही मॉडल थी। विचाई बताता है कि इन दोनों में से एक पेंटिंग को रुजा के डैड के एक फैन ने मिलियंस में खरीदा हुआ था, लेकिन एक दिन उस ओनर ने अपनी पूरी फैमिली को हैंग करके मार डाला और खुद भी हैंग करके सुसाइड कर लिया। और इस पेंटिंग के पास एक नोट छोड़ा कि ये पेंटिंग वो इसके क्रिएटर को वापस कर रहा है। दूसरी पेंटिंग के बारे में विचाई बताता है कि इस पेंटिंग को पेकर ने बेचने से मना कर दिया था, लेकिन फिलहाल एक मिलियनेयर इन दोनों पेंटिंग की बहुत ही अच्छी कीमत देकर इनको लेना चाहता है और पेकर तो है नहीं तो रुजा की परमिशन लगेगी उनको बेचने में, जिस पर वो एग्री हो जाती है। और विचाई बोलता है कि थोड़ा अजीब लगता है कि रुजा ने एक बार भी ये नहीं पूछा कि उसके डैड की आखिर डेथ हुई कैसे और उसको अपने डैड से कोई मतलब है भी या फिर नहीं। विजय यहाँ पर रुजा को ये बताता है कि उसके फादर ने हैंग करके सुसाइड कर लिया था इसी स्टूडियो के अंदर। रुजा बोलती है कि डैड के फ्यूनरल के बाद वो इस घर को भी बेचना चाहती है तो विजय वो अरेंजमेंट भी देख ले। साथ ही साथ वो ये भी बोलता है कि पेंटिंग्स में कुछ क्रैक आ गए हैं तो वो अपने बेटे टिम को भेज देगा उनको रिपेयर करने के लिए, जो कि एक आर्ट रिस्टोरर है। मीनवाइल घर पर हम ये देखते हैं कि डा के साथ में रेचल खेल रही थी और उसको वो घर भी दिखा रही थी। अब डा उससे ये पूछती है कि उसकी ग्रैंडमदर यानी कि रुजा की मॉम की डेथ कैसे हुई थी, जिस पर रेचल ये बताती है कि उनकी कैंसर से डेथ हुई थी और ये सुनकर डा थोड़ी सी शॉक्ड होकर ये बोलती है कि उनकी तो हैंग होने से डेथ हुई थी और ये बात रेचल और हमको समझ में नहीं आती। अब रेचल खेलते खेलते विंडो के पास में जाकर खड़ी हो जाती है और उसके ऊपर एक रेड स्कार्फ आ जाता है जिसके साथ वो खेलने लगती है। ये सोचकर ये डा ने दिया होगा। डा उस स्कार्फ को देखकर डर जाती है और परेशान होकर पूछती है कि ये उसको किसने दिया है तो रेचल ये बोलती है कि ये तो आपने ही दिया है और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। तो डा उस स्कार्फ को रेचल से ले लेती है। अब रेचल खेलते हुए घर में घूमने लगती है और आसपास के डोर्स अपने आप ही क्लोज होते चले जाते हैं और हम यहाँ पर किसी इविल प्रेजेंस को फील कर पाते हैं। अब रात को हम डा को जंगल के बीच में देखते हैं जहाँ पर एक बने हुए कैबिन के पास में हो जाती है और उस कैबिन के बाहर उस रेड स्कार्फ को बांधकर डरते हुए माफी मांगने लगती है और सडनली वहाँ पर हलचल शुरू हो जाती है और अपने आप ही वो स्कार्फ डा के पैर में बन जाता है और उसे कैबिन की ओर खींचने लगता है और हम कैबिन के अंदर किसी स्पिरिट के हाथ को देखते हैं। दूसरी ओर घर पर रोजा रेचल के साथ थी और वो लोग थोड़ी बात करती हैं, जहाँ पर हम रोजा और उसकी माँ के एक फ्लैशबैक को देखते हैं। अब इस फ्लैशबैक के दौरान हमको ये दिखाया जाता है कि रोजा की माँ और उसके डैड के बीच में काफी दिक्कत थी, जिससे रोजा की माँ बहुत ही ज्यादा परेशान रहा करती और उनकी टेंशन का सबसे बड़ा रीजन पेकर की पेंटिंग थी, क्योंकि वो रोजा की मॉम को पेंट करने के लिए एज अ मॉडल यूज किया करता था और जिस तरह से वो उनको यूज किया करता था वो बहुत ही अजीब और दर्द भरा तरीका था। खैर थोड़ी देर के बाद में हम ये देखते हैं कि रुजा अपनी माँ को याद करते हुए रो रही थी और रेचल उसको हिम्मत देती है, जिसके बाद वो दोनों ही सो जाती है। कुछ ही देर के बाद में रुजा की नींद खुलती है तो रेचल उसको रूम में कहीं पर भी नहीं मिलती और वो बाहर जाकर देखती है तो नीचे कोई उसको दिखाई देता है, लेकिन रेचल तो रूम में ही थी और रुजा परेशान हो जाती है कि नीचे कौन है। अब सडनली बेड के नीचे से एक इविल हैंड बाहर आता है और रेचल को पकड़ लेता है और रुजा उसको बचाने जाती है तो डोर
डोर अपने आप ही क्लोज हो जाता है और उसकी उंगलियां डोर में फंस जाती हैं और हाथ से निकलने लगती हैं। लेकिन तभी रुजा की नींद खुल जाती है क्योंकि ये एक नाइटमेयर था। जागने पर वो ये देखती है कि रेचल बेड पर नहीं है और वो उसको हर जगह ढूंढने लगती है, लेकिन रेचल घर में ही नहीं थी। रुजा डा के साथ रेचल को सब जगह ढूंढने लगती है और फिर हम डा के पैर पर चोट का निशान देख पाते हैं। मीन्स जो रात में डा के साथ में हुआ था वो सब कुछ सच था, यानी कि वो स्कार्फ वाला वाकया जो हुआ था। डा और रुजा अलग अलग होकर रेचल को ढूंढने लगती है और रुजा स्टूडियो जाती है रेचल को ढूंढने के लिए। स्टूडियो में रेचल तो नहीं थी, लेकिन यहाँ पर उसे एक स्पिरिट हॉन्ट करती है और जैसे तैसे वो खुद को बचाकर स्टूडियो से बाहर आती है। मीनवाइल हम रेचल को देखते हैं जो कि वुड्स में घूम रही थी और उसके पास एक स्नेक आ जाता है जो कि उसको काटने ही वाला होता है, लेकिन सडनली ही कोई उसको उठा लेता है। रुजा रेचल को ढूंढते हुए वुड्स में आती है और देखती है कि रेचल एक आदमी के साथ में है और इस आदमी ने रेचल को सांप से बचाया था और वो रेचल को रुजा के घर पर ही ले जा रहा था। वो आदमी अपने बारे में बताता है कि वो बिचाई का बेटा टिम है जो कि पेंटिंग्स को रिस्टोर करने आया है। रुजा रेचल से बोलती है कि उसको ऐसे अकेले कहीं पर भी नहीं जाना चाहिए, जिस पर वो ये बोलती है कि रेड स्कार्फ वाली लेडी उसको अपने साथ ले गई थी और रुजा को इस पर यकीन नहीं होता। अब वो सब लोग घर पर आ जाते हैं और थोड़ी बात करते हैं, जहाँ पर टिम ये बोलता है कि वो पेंटिंग्स को देखना चाहता है और रुजा उसको स्टूडियो भेज देती है। यहाँ पर रुजा डा से उसके पैर की चोट के बारे में पूछती है तो डा उससे बोलती है कि उसको गिरने से चोट लगी थी, लेकिन हमने तो कुछ और ही देखा था। तो डा ने यहाँ पर चोट क्यों बोला। खैर टिम अब स्टूडियो के अंदर आता है और उन पेंटिंग्स को देखने लगता है और स्टूडियो में यहाँ वहाँ देखने पर उसको कुछ फोटोग्राफ्स मिलती हैं, जिसके अंदर कुछ रुजा की माँ की थी और कुछ उस पेंटिंग वाली मॉडल की थी और वो बंदी भी हुई थी और पेकर्न ऐसे ही अजीब तरह से अपनी मॉडल्स को यूज करके पेंटिंग किया करता था। टिम को अब स्टूडियो के अंदर से कुछ आवाजें आती हैं और वो यहाँ वहाँ देखने लगता है और वो वापस पेंटिंग्स को देखता है तो दोनों ही पेंटिंग्स के मॉडल की आंखों के ऊपर क्रैक आ गए थे और आसपास भी थोड़े बड़े क्रैक्स थे। वो रुजा को ये दिखाता है कि पेंटिंग के नीचे एक और पेंटिंग मौजूद है और उसे उनको बाहर निकालना चाहिए, जिस पर रुजा ये बोलती है कि टिम पेंटिंग का पेंट न निकाले, बस जो ठीक करने आया है उसको ठीक करे और वहाँ से चला जाए। वो बोलता है कि ये एक बड़ी डिस्कवरी हो सकती है और रुजा इससे इतना परेशान क्यों हो रही है, लेकिन रुजा उसकी कोई भी बात नहीं मानती और बोलती है कि वो सिर्फ पेंटिंग्स को ठीक करे। वो बोलता है कि शायद से रुजा इन पेंटिंग्स को हॉन्टेड मान रही है, तो ऐसा नहीं है, ये पेंटिंग्स एक मास्टरपीस है। टिम के जोर देने पर रुजा उस पेंटिंग को देखती है, लेकिन उस पेंटिंग की आंखें मूव कर जाती है, जिससे कि वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है और टिम को पेंटिंग्स ठीक करने का बोलकर वहाँ से निकल जाती है। वो घर आती है तो उसे एक ड्राइंग घर पर पड़ी हुई मिलती है, जिसको देखकर वो डर जाती है। वो अब रेचल के पास में जाती है तो रेचल रुजा की बचपन की ड्रेस देख रही थी जिस पर ब्लड लगा हुआ था। रुजा रेचल को रूम में लेकर जाती है और फिर वॉशरूम जाती है, जहाँ पर हमें एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं कि बचपन में रुजा को वही पेंटिंग मिली थी और उसे देखकर वो खुश हो जाती है क्योंकि ये उसकी ही ड्राइंग थी और वो उसको लेकर उस कैबिन के पास में जाती है जहाँ पर हमने डा को कुछ टाइम पहले देखा था, यानी कि जहाँ पर उसको किसी ने हॉन्ट किया था। उस कैबिन के पास जाने पर रुजा ये देखती है कि उस कैबिन के बाहर ब्लड पड़ा हुआ है और ऊपर मरे हुए स्नेक्स भी डले हुए थे, जिससे वो बहुत डर जाती है। खैर प्रेजेंट टाइम में वो खुद को संभालने की कोशिश करती है और उसको मरे हुए स्नेक्स के विजन्स आने लगते हैं। अब तभी रेचल की चिल्लाने की आवाज आती है और वो उसके पास में जाती है तो रेचल बताती है कि बेड के नीचे कोई है। रुजा बेड के नीचे देखती है तो कोई भी नहीं था, लेकिन अब पूरे रूम में हलचल होने लगती है और एक इविल स्पिरिट रुजा को हॉन्ट करती है और रेचल को पकड़ लेती है और उसकी आंखें निकाल लेती है और अपने साथ ले जाने लगती है। तभी रुजा को वही रेड स्कार्फ पकड़ लेता है और जोक करने लगता है, लेकिन वो खुद को उससे बचा लेती है और रेचल के पास में जाती है जो कि बिल्कुल ठीक थी और उसकी आंखें भी ठीक थी। रुजा अब तब बहुत ही ज्यादा डर चुकी थी और घर से जाने लगती है, लेकिन तभी टिम वहाँ पर आ जाता है जो कि उसको संभालता है। टिम रुजा से थोड़ी बहुत बात करता है और उसको लाइट अप करता है। फिर रेचल को एक एंकलेट भी गिफ्ट करता है जो वो एक ट्राइबल विलेज से लेकर आया था, जहाँ पर माना जाता है कि इस एंकलेट को पहनने से डीमंस वगैरह दूर रहते हैं। खैर अगले सीन में हम टिम को स्टूडियो में देखते हैं और रुजा स्टूडियो के बाहर खड़ी हुई थी और वो टिम को बोलती है कि वो उसको घर छोड़कर आए, जिस पर भी ये कहता है कि उसको रुजा को कुछ दिखाना है और रुजा बोलती है कि वो रेचल को स्टूडियो के अंदर नहीं ले जाना चाहती, जिस पर वो ये बोलता है कि रुजा टेंशन ना ले और टिम उसके साथ में है तो कोई भी दिक्कत नहीं होगी। रुजा रेचल को एक चेयर पर बैठा देती है और पेंटिंग्स ना देखने को बोलकर टिम के साथ पेंटिंग देखने चली जाती है, जहाँ पर टिम ने एक पेंटिंग के ऊपर थोड़ी सी कोटिंग निकाल दी थी जिस पर क्रैक आ रहा था और उस पेंटिंग के नीचे एक और पेंटिंग थी जिस पर एक चेहरा बना हुआ था। रुजा उस पेंटिंग वाले आदमी के बारे में बताती है कि यह आदमी वो है जिसने सुसाइड किया था और बिचाई ने इसके बारे में बताया था। वो आगे टिम से बोलती है कि इस पेंटिंग के अंदर कुछ भी नहीं है और उसको कुछ लेना देना भी नहीं है और टिम उसे और रेचल को घर छोड़कर आए। टिम अब उन दोनों को छोड़ने चला जाता है और कुछ ही दूर जाकर कार खराब हो जाती है। अब रेचल विंडो के बाहर देखती है तो उसको कोई शैडो दिखाई देती है और सडनली कोई स्पिरिट विंडो पर आकर उसको हॉन्ट करती है और रेचल कार से गायब हो जाती है। रुजा और टिम उसको सब जगह ढूंढने लगते हैं और अलग अलग हो जाते हैं और जंगल में रुजा को एक लेडी ऊपर कहीं पर
हैंग हुई मिलती है जो कि तड़प रही थी, और उसका स्कार्फ रुजा के पैर में बंध जाता है और उसको दूर खींच लेता है। अब रुजा खुद को उसी कैबिन के पास में पाती है जहाँ पड़ी रात थी, और वहाँ पर एक कवर्ड पेंटिंग रखी हुई थी। लेकिन रुजा रेचल को ढूंढने वुड्स के अंदर चली जाती है। वो भी कुएं के पास में पहुंचती है और देखती है कि डा ने रेचल को पकड़ रखा है, और वो बोलती है कि उसके पास में कोई भी चॉइस नहीं है और उसको रेचल को मारना ही होगा। और हम फ्लैशबैक देखते हैं कि उस रात उस कैबिन के पास उस स्पिरिट ने डा को धमकी देते हुए रेचल और रुजा को मारने को कहा था। जी हाँ, तो रुजा अब डा से रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो रेचल को कुछ भी ना करे, जिस पर डा ये बोलती है कि अगर रेचल को बचाना है तो रुजा को खुद को मारना होगा, वो भी खुद इस कुएं में गिरकर। लेकिन तभी टिम पीछे से आकर डा को कुएं में गिरा लेता है और रेचल को बचा लेता है। अब वो लोग वापस स्टूडियो आ जाते हैं और रुजा उन पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय करने लगती है, लेकिन टिम उसको रोक देता है। अब तभी रेचल को वही स्पिरिट पलस कर लेती है और वो रुजा से बोलती है कि पेंटिंग्स को डिस्ट्रॉय करके वो अपनी बेटी को नहीं बचा सकती, और रुजा और उसकी फैमिली की वजह से ही उसकी ये हालत हुई थी। अब तभी उन पेंटिंग्स के ऊपर क्रैक आने लगते हैं और उनके ऊपर की कोटिंग टूट कर गिर जाती है और उनके नीचे बनी हुई रियल पेंटिंग्स दिखाई देती है। पजेस हुई रेचल रुजा पर अटैक करके उसको चोक करने लगती है, लेकिन रुजा उसे होश में लाती है और खुद को बचाती है। टिम और रुजा उन रियल पेंटिंग्स को देखते हैं जिसके अंदर एक पेंटिंग में वही मॉडल थी जिसके साथ में 3 आदमी थे, और दूसरी पेंटिंग में वो लेडी हैंग कर रही थी और तड़प रही थी, और एक बच्चा उसके नीचे से उसको बचाने की कोशिश कर रहा था। अब पूरे स्टूडियो के अंदर हलचल होने लगती है और उस मॉडल की स्पिरिट उन लोगों को हॉन्ट करती है। लेकिन तभी वहाँ पर विजय आ जाता है और रुजा को संभालता है, लेकिन तभी टिम उस पर अटैक कर देता है, यानी कि अपने ही पिता के ऊपर। खैर तभी हम एक फ्लैशबैक देखते हैं जिसके अंदर पेंटिंग वाली मॉडल का नाम प्रांग होता है। असल में वो रुजा के फादर पेकर्न से प्यार किया करती थी और उन दोनों का अफेयर था, लेकिन पेकर्न उससे प्यार नहीं करता था बल्कि उसको टॉर्चर किया करता था और अपनी पेंटिंग्स में इस्तेमाल किया करता। अब प्रेजेंट टाइम में रुजा को होश आता है और हमको ये पता चलता है कि असल में ये जो टिम है ये रियल टिम है ही नहीं, यानी कि वो विजय का बेटा नहीं था, और उसने विजय की असली बेटे टिम को मार दिया था ताकि यहाँ पर वो आ पाए। वो प्रांग की कहानी बताने लगता है कि पेकर्न प्रांग को अपनी पेंटिंग्स के अंदर इस्तेमाल करता था और उसको ऐसी कंडीशंस में डाल दिया करता था जिससे प्रांग को तकलीफ होती थी। और पहली पेंटिंग के अंदर पेकर्न ने प्रांग को 3 लोगों के बीच में छोड़ दिया था और उन्होंने उसके साथ में सेक्सुअल असॉल्ट किया था, जिनके अंदर एक विजय भी था। मेन पेंटिंग के ऊपर पेकर्न ने दूसरी पेंटिंग मराकर उसको छुपा दिया और उन 3 लोगों को जो कि प्रांग के साथ पेंटिंग में थे उनमें से एक ने वो पेंटिंग खरीद ली थी, और इस नकली टिम ने ही उस आदमी को और उसकी पूरी फैमिली को जान से मार दिया था, यानी कि स्टार्टिंग में जिसके बारे में बताया गया था। वो अब विजय को भी जान से मार देता है क्योंकि वो भी उस पेंटिंग में शामिल था और उसने भी प्रांग के साथ में गलत काम किया था। अब हम एक फ्लैशबैक को देखते हैं जिसके अंदर प्रांग के ऊपर रोज ही टॉर्चर हुआ करता था, और उसका बेटा वॉराकर्न जो कि कोई और नहीं बल्कि वही नकली टिम है जो कि अपनी माँ की ऐसी हालत को रोज देखा करता था लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। अब एक दिन वो रुजा से मिला और उन दोनों की दोस्ती हो गई और वो रुजा की पेंटिंग बनाने लगा। रुजा की माँ को प्रांग और पेकर्न के अफेयर के बारे में पता चल गया था और एक दिन उसने डा को एक शेमन के साथ भेजकर एक डेडली रिचुअल प्रांग के घर पर करवाया, और उस शेमन ने रिचुअल में मरे हुए ढेर सारे सांप प्रांग के घर पर फेंक दिए। जब रुजा प्रांग के घर पर आई अपने दोस्त से मिलने के लिए तो वो उन सांपों को देखकर डर गई और वहाँ से भाग गई, जिसके पीछे वॉराकर्न आता है जो कि उससे मदद मांगने के लिए आया था, लेकिन रुजा की माँ ने रुजा को उसकी मदद करने से रोक दिया, ये बोलते हुए कि वो और उसकी माँ बहुत बुरे लोग हैं और रुजा को उनको अनदेखा करना चाहिए हमेशा, और मासूम रुजा वही करने लगी। खैर अगले सीन में हम देखते हैं कि पेकर्न प्रांग को टॉर्चर कर रहा होता है और उसे हैंग कर देता है और पागलों की तरह उसको तड़पता हुआ छोड़कर उसकी पेंटिंग बनाने लगता है। प्रांग तड़प रही थी और पेकर्न को इससे मजा आ रहा था, और बाहर से रुजा ये सब कुछ देख रही होती है जो कि गलती से घूमते हुए वहाँ पर आ गई थी और उसने सब कुछ देख लिया था। वॉराकर्न अब वहाँ पर आ जाता है और अपनी माँ को बचाने की कोशिश करने लगता है, और यही पेंटिंग वहाँ पर थी कि कोई बच्चा अपनी माँ को बचाने की कोशिश कर रहा था जो कि कोई और नहीं है बल्कि प्रांग और वॉराकर्न ही थे। खैर अब वो रुजा से मदद मांगने लगता है, लेकिन रुजा उसको अनदेखा कर देती है, और अब तक वहाँ पर उसकी माँ भी आ गई थी और वो ये सब देखकर परेशान हो जाती है और तब हमेशा के लिए वो घर को छोड़कर चली जाती है। और शुरुआत में मैंने आपको बताया था कि किसी कारण की वजह से रुजा और उसकी माँ न्यूयॉर्क आ गए थे, तो वो यही रीजन था। खैर प्रांग अब तड़प तड़प कर मारी जाती है, जिसकी लाश को बाद में उसी कुएं में विजय और डा ने फेंक दिया था, और वॉराकर्न को भी उसी कुएं में फेंक दिया गया था, लेकिन तब वो बच गया और आज वो हर किसी से बदला ले रहा है। और यही रीजन था कि इसने डा को धक्का दे दिया था उसी कुएं के अंदर, क्योंकि एक समय पर इन सब ने मिलकर उसकी माँ को और उसको उसी कुएं में फेंक दिया था। अब वो रुजा के सामने ही रेचल
को मारने की तैयारी शुरू करने लगता है और वो जैसे ही अपने बैग के अंदर गन निकालने की कोशिश करता है तभी वहाँ पर बैठा हुआ स्नेक उसको काट लेता है। और ये स्नेक डा ने उसके बैग में रखा था क्योंकि उसे ये लगा था कि बिचाई का बेटा असली डेमन पेंटिंग्स को मिटाने आ रहा है और प्राण चाहती है कि उसकी कहानी ना मिट पाए। लेकिन यहाँ पर तो पूरा गेम ही पलट गया था। वहाँ पर टिम की जगह प्राण का ही बेटा आ गया था। खैर अब वोराकर्न का ध्यान स्नेक पर चला जाता है और रुजा खुद को आजाद कर लेती है और वोराकर्न से लड़कर रेचल को बचा लेती है और वो उसको फंसाकर उसके ऊपर विस्की डालकर उस पर आग लगा देती है, जिससे पूरे स्टूडियो के अंदर आग लग जाती है और सब कुछ जलकर राख हो जाता है और वो रेचल को लेकर यहाँ से निकल जाती है और वो उससे वादा करती है कि वो रेचल का ख्याल रखेगी मरते दम तक। अब मूवी के एंडिंग सीन में हम पूरी तरह से जली हुई पेंटिंग्स को देख पाते हैं और उसका थोड़ा सा हिस्सा बचा हुआ था जिसके अंदर हम प्राण की आंखें देख पाते हैं जो कि हलचल कर रही थी, यानी कि उसकी स्पिरिट अभी भी यहाँ पर है। और अगले ही सीन में हम एक महीने का फ्लैशबैक भी देख पाते हैं जहाँ पर पेकर्न को किसी और ने नहीं बल्कि प्राण की स्पिरिट ने ही मारा था जो कि पूरी तरह से इविल हो गई है। यानी कि यहाँ पर पेकर्न को प्राण के बेटे ने नहीं बल्कि प्राण की स्पिरिट ने मारा था, जिसका सिंपल सा मतलब ये है कि प्राण की जो स्पिरिट है वो मेरे ख्याल से अब रेचल और रुजा के पीछे जाने वाली है। इसी के साथ में ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो भाई देखो, मूवी का फंडा बिल्कुल सिंपल सा है। जो रुजा के फादर थे उनका अफेयर प्राण के साथ में था और वो प्राण के साथ में बड़ी ही अजीब हरकतें कर कर पेंटिंग को बनाया करते थे और ऐसी ही एक पेंटिंग के दौरान उनकी मौत भी हो गई थी, जिनके साथ में ऑब्वियसली मोलेस्टेशन वगैरह भी हुए थे। बेसिकली रुजा के जो फादर थे ना वो एक क्रैक्ड पेंटर थे और मूवी का नाम बिल्कुल सही क्रैक्ड रखा गया है। हालांकि यहाँ पर ये पेंटिंग के अंदर क्रैक को दर्शाता है लेकिन यहाँ पर ये रिश्तों के अंदर दरार को भी दर्शाता है। अब जो प्राण का बेटा था यानी कि वोराकर्न, उसको भी उनके साथ में ही कुएं के अंदर फेंक दिया गया था जिसमें हेल्प करी थी डा ने और बिचाई ने। अब कुछ लोगों को यहाँ पर वोराकर्न ने खत्म कर दिया और कुछ लोगों को प्राण की स्पिरिट ने, जो कि अब पूरी तरह से इविल हो गई थी क्योंकि उसके साथ में गलती इतना हुआ था। और रुजा के फादर को किसी और ने नहीं बल्कि प्राण की स्पिरिट ने ही मारा था। यानी कि प्राण की मौत में जितने भी लोग यहाँ पर शामिल थे उन सभी को उन्होंने मौत के घाट उतार दिया। तो दोस्तों, ये थी क्रैक्ड मूवी की कहानी जो कि एक थाई हॉरर मूवी है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये पसंद आई होगी। पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए।